हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल, योर यूट्यूब चैनल इनो प्रोग्रामर्स। ये जो मैंने बनाया है इनो प्रोग्रामर्स, वो आपके लिए बनाया है। आप यदि बेसिक लर्नर्स हैं, बेसिक प्रोग्रामर्स हैं और प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत बहुत मददगार साबित होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस चैनल में मैंने बहुत सारे इनोवेटिव कंसेप्ट लेकर के आपके लिए इसमें डाल करके रखा है और आने वाले समय में मैं बहुत सारे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट डालने वाला हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आपको मैं बताऊंगा बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, वेब डिज़ाइनिंग में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में बताया जाता है, वहाँ पर जो सिंपल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। मैं समझता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आए कि सर आप प्लीज़ स्टार्ट करिए, आप हम लोगों के लिए शुरू करिए। तो ये चैनल मैं आपके लिए, आपके रिक्वेस्ट पर स्टार्ट किया। इस चैनल में मैं आपको सबसे पहले तो जो भी कंसेप्ट, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस में जो जो मेन पार्ट्स है, जो नहीं समझ रहे हैं, जिनको समझने में किताब जब आप पढ़ेंगे तो बुक्स में बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखा हुआ होता है और ख़ास करके बड़े बड़े प्रोग्राम और बड़े बड़े लाइन को देख करके आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको एक डर लगेगा। तो जो बेसिक लर्नर्स को जो डर लगा होता है प्रोग्रामिंग करने में, उस डर को मैं दूर करने वाला हूँ। और वो फियर यदि आपका दूर हो जाएगा और आपको लगने लगेगा कि मैं भी प्रोग्रामर बन सकता हूँ, मैं भी अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता हूँ, तो बिल्कुल आप यदि इस उम्मीद से हैं, इस आशा से हैं, तो मैं आपको बिलीव दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप देखते रहिए कि कैसे आप धीरे 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 एक अच्छा प्रोग्रामर बन जाते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इनो प्रोग्रामर्स यानी इनोवेटिव प्रोग्रामर्स। इस चैनल में आप अच्छे इनोवेटिव आइडिया के साथ जुड़ेंगे, अच्छे इनोवेटिव कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे एडवांस्ड कंसेप्ट हैं जिसको समझने में बेसिक लर्नर्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे सी लैंग्वेज में आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज कर सकते हैं। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में मेलॉक क्या है, सिर्फ 10 मिनट के समय में आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मेलॉक एक फंक्शन जो है और उस फंक्शन को हम कैसे डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज करते हैं। और यदि आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो दोस्तों आपको लिंक्ड लिस्ट या फिर डाटा स्ट्रक्चर पेपर में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बस बने रहें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डायनामिक मतलब होता है रन टाइम में, एग्जीक्यूशन टाइम में, यानी जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उस समय। और डायनेमिकली क्या हो रहा है, तो मेमोरी एलोकेशन यानी मेमोरी बन रहा हो। तो ऐसा फैसिलिटी जिसके तहत आप रन टाइम में मेमोरी को एलोकेट कर सकें, मेमोरी को बना सकें, वो कहलाता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो सी लैंग्वेज में यदि आप अरे को यूज करते करते बोर हो चुके हैं, अरे के लिमिटेशन से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अरे का जैसा कि आप जानते हैं दो लिमिटेशन है। दो लिमिटेशन क्या क्या है भाई? तो सबसे पहला लिमिटेशन है इसका मेमोरी शॉर्टेज और दूसरा है मेमोरी वेस्टेज। जी हाँ, इसमें मेमोरी शॉर्टेज भी होता है और मेमोरी वेस्टेज भी होता है। सपोज करिए कि आपको 10 ओनली 10 नंबर्स की ज़रूरत हो और आपने एक अरे बनाया है 100 साइज का, तो क्या होगा, 100 बाइट्स का आपने मेमोरी एलोकेट किया और आपको ज़रूरत पड़ा सिर्फ और सिर्फ 10 मेमोरी का, यानी 10
ब्लॉक्स का। तो वैसे केस में जो बाकी के 90 ब्लॉक्स हैं, 90 जो मेमोरी आपने बनाया है वो वेस्टेज हो जा रहा है। ठीक इसी तरह से यदि आपने 100 बाइट का मेमोरी एलोकेट किया है और आपको ज़रूरत हो जाए 120 बाइट का, तो वो फिर आप यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा सी लैंग्वेज में। तो ठीक इसी प्रॉब्लम को, मेमोरी शॉर्टेज एंड मेमोरी वेस्टेज को दूर करने के लिए आपके साथ अरे में एक और प्रॉब्लम था कि अरे में आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता था, पहले से मान के चलना पड़ता था कि लगभग इतना होगा। सपोज करिए आप कोई पार्टी अरेंज करते हैं अपने घर में और उस पार्टी में आपको बताया जाए कि कितने लोग आने वाले हैं, तो एग्जैक्ट तो मालूम नहीं होता है कि कितने आएंगे, लेकिन आप एक आइडिया लेके चलते हैं कि 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे। लेकिन यदि उस आइडिया के हिसाब से आपके यहाँ गेस्ट बिल्कुल 10 आए और आपने अरेंज किया 100 का, तो आपको वहाँ पर बहुत परेशानी होने वाला है। या तो आपने अरेंज किया 100 का और आपके यहाँ गेस्ट आ गए 200, तो भी प्रॉब्लम होने वाला है। तो क्यों नहीं ऐसा फैसिलिटी रखें जो बिल्कुल रेस्टोरेंट के कंसेप्ट पर हो, जितने लोग चाहें वो आते जाएं और उनके लिए उसी टाइम में खाना तैयार होते चला जाए। तो जी हाँ, जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है वो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट का कंसेप्ट देता है, यानी डायनामिकली रन टाइम में आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। और इसके यूज करने के लिए आपको पॉइंटर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पॉइंटर नहीं भी क्लियर है तो आइए अभी हम लोग सीखेंगे, तो उसमें हम लोग पॉइंटर के कंसेप्ट को अच्छे से देख लेंगे कैसे यूज करते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में आपको टोटल 4 तरह के फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे मेलॉक फंक्शन, कैलॉक फंक्शन जिसको सी अलॉक बोलते हैं, तीसरा है आपको री अलॉक फंक्शन और चौथा है आपको फ्री फंक्शन। जी हाँ, ये 4 फंक्शंस हैं जिसके मदद से आप डिफरेंट टाइप के डिफरेंट तरीके से मेमोरी को रिजर्व कर सकते हैं। और एक जो लास्ट में फंक्शन है फ्री, उसकी मदद से आप मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। जो मेमोरी आपने बनाया उसको बिल्कुल साफ कर सकते हैं रन टाइम में ही। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो तब जाके मेमोरी आप साफ करें। तो ये इसमें बातें हैं। आइए अब समझते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास, एक बात और मैं बता दूं कि ये जो चारों फंक्शन है इसको यूज करने के लिए ये जो चारों फंक्शन का डिक्लेरेशन है यानी डिफिनेशन पार्ट है, वो आपको 2 हेडर फाइल्स में है। एक तो alloc.h है और दूसरा है stdlib.h। तो आप alloc.h या नहीं तो stdlib.h जब आप इंक्लूड करते हैं ऊपर में, तो फिर आप इस फंक्शन को आसानी से यूज कर पाते हैं। यदि आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर ये एरर देने वाला है। तो निश्चित रूप से आप सबसे पहले यदि डायनामिकली मेमोरी को बनाना चाहें तो आपको stdlib.h या नहीं तो alloc.h हेडर फाइल को इंक्लूड करके आगे बढ़ना है। अब यदि हम मेलॉक की बात करें तो मेलॉक जो होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, malloc, m मतलब होता है मेमोरी और alloc मतलब होता है एलोकेशन, यानी कि मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है वो है आपको मेलॉक फंक्शन। मेलॉक फंक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक आर्गुमेंट जाता है। अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे यूज होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे, इसका क्या सिंटैक्स है और इसका एग्जाम्पल क्या है। यदि एक वर्ड में सिंपल एक लाइन में कहा जाए कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किसको कहते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं एलोकेशन ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी मेमोरी का एलोकेशन होता है उसको हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द मेमोरी मैनुअली एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो उस समय वो प्रोसेस कहलाता है, क्या कहलाएगा, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इससे बहुत सारा फायदा है। इससे हम लोग जो है मेमोरी के स्पेस का बचत करते हैं, अनवांटेड मेमोरी स्पेस को जो है
तो वो हम लोग हटा सकते हैं, कम करते हैं। और जो स्टोरेज है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। प्रोग्रामर जब भी डिसाइड करेगा मेमोरी यूज करेगा, और जब उसका इच्छा करेगा तो मेमोरी को रिलीज कर सकता है। तो इसके अंदर जो प्री डिफाइंड 4 फंक्शंस हैं वो सारे ये 2 हेडर फाइल्स में आते हैं, stdlib.h और दूसरा है मेरा alog.h। तो ये दोनों हेडर फाइल्स में से कोई एक हेडर फाइल हम लोग यूज करेंगे। पहला फंक्शन है मेलॉक। मेलॉक का मतलब हुआ मेमोरी एलोकेशन करना। तो देखिए मेलॉक फंक्शन क्या करता है। मेलॉक फंक्शन जैसा कि जानते ही है, मेमोरी ब्लॉक को जो है नंबर ऑफ बाइट्स में एलोकेट करेगा, और एलोकेट करने के बाद जो एड्रेस है वो एड्रेस रिटर्न करेगा। और जो एड्रेस होता है वो किस तरह का होता है, तो वो वॉइड पॉइंटर होता है। वॉइड पॉइंटर क्या है भाई, तो वॉइड पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर होता है जिसमें पहले से बताया नहीं जाता है कि वो किस टाइप का एड्रेस लेके रखेगा। हो सकता है इंटीजर का भी एड्रेस रख ले, हो सकता है कि फ्लोट का एड्रेस रख ले, हो सकता है कि डबल का एड्रेस रख ले। तो इसको हम लोग जो है रन टाइम में कास्ट करते हैं, डेटा टाइप डाल करके उसको अंडर पैरेंथेसिस हम लोग उसको रन टाइम में स्टोर करने से पहले कास्ट करते हैं। और यदि मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ मेलॉक के द्वारा तो ये एक पॉइंटर वैल्यू रिटर्न करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है, और उसको हम लोग नल बोलते हैं, NULL नल, जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, तो इसका सिंटैक्स है मेलॉक, और अंदर में हम लोग साइज इन बाइट्स देते हैं। जितना भी बाइट्स का मेमोरी एलोकेट करना है उतना बाइट का साइज आप दीजिएगा। और इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो देखिए वॉइड एस्टेरिस्क दिया हुआ है। वॉइड एस्टेरिस्क इसका मतलब अभी भी बताया मैंने आपको कि वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। एड्रेस तो रिटर्न कर रहा है लेकिन किस तरह का एड्रेस है ये मालूम नहीं है, तो इसको टाइप कास्टिंग करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स आपको दिया है। पहला एग्जाम्पल है इंट एस्टेरिस्क एक्स। इसका मतलब एक्स एक पॉइंटर वेरिएबल है, और उस पॉइंटर वेरिएबल में हम अभी यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, मेलॉक से 50 इंटू साइज ऑफ इंट। अब यहाँ पे साइज ऑफ का बहुत बड़ा यूज होता है इस फंक्शन में। साइज ऑफ हम इसलिए यूज करते हैं कि हमें तो पता नहीं है कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं। यदि टर्बो सी कंपाइलर है तो इंटीजर 2 बाइट का होगा, और यदि आपका दूसरा कंपाइलर है डेव C++ वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको 4 बाइट्स का इंटीजर होगा। तो यदि आप 2 बाइट्स को एज्यूम करके प्रोग्राम बनाते हो और सेम प्रोग्राम यदि दूसरे कंपाइलर में रन होगा तो हो सकता है कि वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वैसा प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट, हमारे पास तो है ही एक ऑपरेटर है साइज ऑफ। साइज ऑफ में हम लोग इंट डाल दिए, तो जैसे इंट डाल दिए तो जो भी कंपाइलर में ये रन होगा उस कंपाइलर के हिसाब से वो बाइट में हमको वैल्यू बता देगा, 2 देगा या 4 देगा, जो भी दे। तो अब यहाँ पर हम लोग इंटू 50 कर दिए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो 50 इंटू, यदि हम टर्बो सी कंपाइलर की बात करें तो इंटीजर होगा 2 बाइट का, तो 50 इंटू 2 तो हो गया 100 बाइट्स। तो 100 बाइट्स का मेमोरी तो एलोकेट हो गया, जगह बन गया। अब उसका जो बेस एड्रेस है यानी पहले ब्लॉक का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस लेकर के वो रिटर्न होने जा रहा है। तो रिटर्न होगा तो कहाँ रखेगा भाई, तो हम तो रखना चाह रहे हैं एक्स में, और एक्स का डेटा टाइप क्या है जरा देखिए, एक्स का डेटा टाइप इंट है यहाँ पर। तो इंट है इसीलिए हम लोग यहाँ पर मेलॉक के पहले इसको इंटीजर पॉइंटर से कास्टिंग कर दिए। ये इंट एस्टेरिस्क लग गया, यानी कि ये इंटीजर वाले पॉइंटर में जा रहा है। यदि यहाँ पर x का डेटा टाइप फ्लोट होता तो हम यहाँ पर फ्लोट एस्टेरिस्क लिखते। यदि x का डेटा टाइप डबल होता तो हम यहाँ पर डबल एस्टेरिस्क लिखते। यदि x का डेटा टाइप कैर होता तो हम यहाँ पर कैर एस्टेरिस्क लिखते। यदि इस x का डेटा टाइप स्ट्रक्चर होता, जैसे नोड हो जाता है, तो हम यहाँ पर नोड एस्टेरिस्क लिखते। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं फ्री और अंदर में एक्स देख रहे हैं, तो ये फ्री क्या कर रहा है, ये फ्री कर रहा है मेमोरी को, मेमोरी रिलीज कर रहा है। तो मेमोरी को जब चाहें आप रिलीज करवा सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए। इस अगले एग्जांपल में हम लोग 2 हेडर फाइल यहाँ पर stdio conio लिए हैं, एक और आपको लेना पड़ेगा stdlib.h। अभी हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज को करके देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग फाइल में गए, न्यू में गए,
ये हमको एक टर्बो सी कंपाइलर का स्क्रीन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लें। अब यहाँ पर प्रोग्राम टाइप करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h। ये तो पता है, हम अभी आगे यूज करने वाले हैं प्रिंटर, स्कैनर, तो हम लोग इस हेडर फाइल को लगाते हैं। इसके ऊपर अच्छा प्रैक्टिस है, अच्छा प्रोग्रामर का हैबिट है कि आप क्या चीज़ का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसको जरूर डिक्लेयर कर दीजिए, उसको जरूर बता दीजिए। तो जैसे यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम क्या बना रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ malloc फंक्शन का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग दूसरा हेडर फाइल लेते हैं, हैश इंक्लूड एक फोनियो ले लिया जाए। इससे हम लोग getch और clr scr यूज करेंगे। इसके बाद एक हेडर फाइल हम लोग ले लेते हैं, हैश इंक्लूड stdlib.h या allow.h, कुछ भी ले सकते हैं। अब हम लोग एक वाइड मेन स्टार्ट कर लिया जाए। और जब भी कभी प्रोग्राम बनाइए तो इंडेंटेशन जरूर करिए। इंडेंटेशन कहा जाता है कि ब्रेस के ठीक नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है, ब्रेस को इंडेंट कर दें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कितना ब्रेस स्टार्ट हुआ है और कितना ब्रेस क्लोज हुआ है, तो इसमें कभी गड़बड़ी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे इंट एस्ट्रिस्क ptr, एक पॉइंटर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, clr scr। और पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, साइज ऑफ क्या कर रहा है प्रिंटफ। और प्रिंटफ में आप देखिए साइज ऑफ इंट इक्वल टू %d या %i दे सकते हैं। और यहाँ पर साइज ऑफ, और अंदर में हमने डाल दिया इंट। आप सिंपली डेटा टाइप भी लिख सकते हैं। और देखिए इसको getch लगा दिया जाए, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं और अब रन कराइए। देखिए साइज ऑफ इंट दिखा रहा है 2। यदि आप इस 2 के बाद बाइट्स लिखना चाहें तो यहाँ पर जो %d है इसके ठीक पीछे bytes बाइट्स लिख दें, फुल स्टॉप भी दे दें। तो देखिए साइज ऑफ इंट इक्वल टू 2 बाइट्स। अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं देना है यदि आपको, तो यहाँ पर इंट के बाद ईच स्पेस ऐसा कर दीजिए तो अच्छा देखने में लगेगा। साइज ऑफ इंट इज 2 बाइट्स। तो देखिए इस टर्बो सी कंपाइलर में मेरा इंटीजर 2 बाइट का हो रहा है। अब यदि हम इसको यहाँ पर इस इंटीजर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए इसको प्रिंट करा करके, तो ये 20 बाइट्स दिखा रहा है। तो हम लोग यही करने वाले हैं। अभी ये लाइन हम लोग इरेज कर देते हैं। अब आइए हम लोग डायनामिकली मेमोरी क्रिएट करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, ptr इक्वल टू, मैंने बताया था कि टाइप कास्टिंग आपको करना है, इंट एस्ट्रिस्क ऐसे बंद कर दिए, malloc और 10 इंटू साइज ऑफ इंट। तो इंटीजर का जितना साइज होगा उतना से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 हो गया, 2 इंटू 10 हो गया 20 ब्लॉक्स का मेमोरी इसने क्रिएट कर दिया है डायनेमिकली रन टाइम। और उसका फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो ptr में आके स्टोर हो गया। अब यदि हम यहाँ पर प्रिंट कर दें printf एड्रेस ऑफ ptr इज %u, जनरली हम लोग %u से एड्रेस प्रिंट कराते हैं और यहाँ पर सीधा ptr लिख देते हैं। एड्रेस ऑफ ptr करने का मतलब कि कंटेंट ऑफ ptr या एड्रेस इन ptr कर लीजिए, एड्रेस इन ptr वेरिएबल में जो एड्रेस है वो क्या है। तो देखिए अभी आपको ये दिखा रहा है, ये एड्रेस है 1458,
ये डिपेंड करता है अलग अलग कंप्यूटर में जैसा रन कराएंगे उस समय जो मेमोरी है उस मेमोरी का कौन सा हिस्सा खाली है, तो वो खाली हिस्से में आपका जो मेमोरी एलोकेट हुआ उसका फर्स्ट घर का एड्रेस, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस दिखा रहा है। यदि आप इस पीटीआर में 1 ऐड कर दीजिएगा तो ये ठीक इसके अगले वाले घर का एड्रेस दिखाएगा। तो इसके अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। कैसे देखेंगे इसके अगले ब्लॉक का एड्रेस? तो इसके अगले, चलिए इसको रन करा करके देखते हैं। इसको रन कराने के बाद हम लोग देख पाएंगे कि कैसे ये रन हो रहा है। सबसे पहले हम लोग रन कराते हैं, तो देखिए ये 14660 दिया। आपको जैसा कि याद है पिछला जो रन कराए थे सिर्फ पीटीआर रन कराए थे तो 1458 दिया था, यानी 2 बाइट का ये ब्लॉक जो है क्रिएट कर दे रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लॉक में इस मेमोरी के जगह पर आप जो भी वैल्यू चाहें उस वैल्यू को डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अलग अलग जगह पर आप चाहें तो 10 ब्लॉक है, इस 10 ब्लॉक को आप जैसा चाहें वैसा इसको यूज कर सकते हैं। जैसे पहले वाले घर में आपको कुछ वैल्यू डालना है तो एस्ट्रिस्क पीटीआर लिख देने से काम चल जाएगा। तो एस्ट्रिस्क पीटीआर यानी पीटीआर के पहले ब्लॉक में हम लोग वैल्यू डाल दिए, कुछ भी 5 डाल देते हैं। एस्ट्रिस्क पीटीआर +1, पीटीआर +1 को हम अंदर पैरेंथेसिस लिखते हैं, यानी ये हो गया अगला ब्लॉक। उस अगले ब्लॉक में चला जाए मेरा 10, थर्ड ब्लॉक में मेरा चला जाए, ये मैं मैनुअली करके बता रहा हूँ आपको, पीटीआर +2 यानी तीसरा घर जो है उस तीसरे घर में आप वैल्यू डाल दीजिए 15। और अभी मैं अब तीनों के वैल्यू को प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे printf और \n %d स्पेस %d स्पेस %d, और यहाँ पर आप पहला वाला एस्ट्रिस्क पीटीआर दिखाएगा, दूसरा वाला इसको वैल्यू एट एड्रेस भी पढ़ते हैं, वैल्यू एट एड्रेस पीटीआर +1 मेमोरी के अगले ब्लॉक में जो वैल्यू है। फिर हम लोग लिखते हैं वैल्यू एट एड्रेस पीटीआर +2 मेमोरी के उसके बाद वाले ब्लॉक में जो वैल्यू है। इस तीनों वैल्यू को अभी हम लोग यहाँ पर रन करा के देखते हैं। तो देखिए ये 5, 10, 15, 5, 10 और 15 ये तीनों वैल्यू हमको दिखा रहा है। यदि आप चाहें तो इसको लूप के माध्यम से इसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पर हमने ये पीटीआर +1, 2, 3 यूज किया है, इसके जगह पे हम यदि आई यूज करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं ये भी बता देता हूँ, यदि ये प्रोग्राम समझ में आ गया है तो फिर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले एक और ऊपर के वेरिएबल ले रहा हूँ, और ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर n ले लिया, और n लेने के बाद हमने क्या कर रहा है, इसको n लेने के बाद इसको क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब n को इनपुट लेना पड़ेगा, तो चलिए n इनपुट ले लिया जाए। ये क्लियर स्क्रीन के बाद हम लोग एक लाइन लिखते हैं printf, और इसमें लिख दीजिए n = ये एक मैसेज होगा, प्रॉम्प्ट होगा यूजर के लिए। स्कैनफ में हम लोग यहाँ पर %d और एड्रेस ऑफ n डाल दिए। इससे हमको n पता चल गया कितना है, कितना ब्लॉक हमको बनाना है, और जितना भी ब्लॉक बनाना है उसको यहाँ 10 की जगह पर n से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से ये डायनेमिकली जितना मेमोरी होगा वो मेमोरी बन जाएगा। अभी मैं इसको कमेंट बना दे रहा हूँ। इसके बाद अब आपको जितना ब्लॉक आपने बनाया है सारे ब्लॉक्स के लिए आपको वैल्यू यूजर से इनपुट लेना है। तो अब मैं एक लूप यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। लूप के लिए आपको एक लूप काउंटर डिक्लेयर करना है i, और यहाँ पर आ जाइए फॉर i = 0, i लेस देन कितना, तो i लेस देन n हो जाएगा, i ++ आइए ये मैं ब्लॉक बना दिया फॉर का। और इसके पहले जब मेरा लूप स्टार्ट हो उससे पहले एक मैसेज दे दो। क्या मैसेज है,
इंटर एन एलिमेंट्स लिख सकते हो या नंबर लिख सकते हो, एन नंबर्स 1 by 1। ये मैंने एक मैसेज दे दिया, एक एक करके आप एन एलिमेंट्स डालिए। और आइए इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक फिर से मैसेज दे देते हैं, प्रिंटफ n%d इक्वल टू, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ i+1। i का वैल्यू यदि 0 होगा तो लिखेगा n1 इक्वल टू, i का वैल्यू यदि 1 होगा तो लिखेगा n2 इक्वल टू। ये सिर्फ मैसेज है। अब हम लोग इनपुट ले लें, तो इनपुट लेने के लिए आपको पता है अच्छे से स्कैनर का यूज़ किया जाता है, और हम लोग %d लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या लेना है, तो यहाँ पर आपको सिंपल ptr प्लस i लेना है। तो इससे जो भी वैल्यू आएगा वो ptr प्लस i में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, ptr अपने आप में एक एड्रेस है। पहले बार जब ये लूप चला तो फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 0 हुआ, तो इसका मतलब फर्स्ट ब्लॉक में वैल्यू आ गया। दूसरी बार जब लूप चला तो इसके दूसरे ब्लॉक में आ गया। तीसरी बार चला तो तीसरे ब्लॉक में वैल्यू स्कैन होकर के रीड होता चला गया। और ये सारा वैल्यू एक एक करके मेरा इनपुट होते चला जाएगा। इनपुट होने के बाद हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं ऐसा, ये जो लास्ट है इसको ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो क्या होगा कि लाइन चेंज होता चला जाएगा। अब सारे वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है एक एक करके, तो हम लोग लिख दें प्रिंटफ द गिवन नंबर्स आर मैसेज हो गया। और फिर से दोस्तों यहाँ पर आपको लूप लेना पड़ेगा। लूप वैसा ही ले लीजिए, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और प्रिंटफ %d, थोड़ा सा स्पेस डाल दिया, और यहाँ पर आपको लिखना है स्पेस ptr प्लस i। मेरा हो गया, और इसको हम लोग रन करा करके देखते हैं। रन कराने से पहले दोस्तों प्रोग्राम को सेव जरूर कर लेना चाहिए। तो अभी हम लोग का मेलॉक है, मेलॉक कर दिया .c। सबसे पहले हमको मांगा n का वैल्यू, हमने 5 डाला, तो देखिए दिख रहा है एंटर 5 नंबर्स 1 by 1। फर्स्ट वैल्यू हमने दिया 12, दूसरा 7, तीसरा 3, चौथा 8 और पांचवा 2। इस तरह से हमने जितने भी वैल्यू दिए वो सारे वैल्यू हमको यहाँ पर ये दिखा रहा है 12, 7, 3, 8, 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमको यदि 5 मेमोरी का जरूरत था तो 5 ही यूज हुआ है। जबकि अरे के केस में क्या हो रहा था कि यदि हमको पहले अरे यूज करते तो उसका साइज हमको पहले से बताना पड़ता। यदि आप प्रिडिक्ट करते तो आपको तो मालूम नहीं है कि यूजर कितना डालेगा रन टाइम में। हो सकता है कि आप प्रिडिक्ट करते 5 और यूजर डाल देता 10, तब तो प्रॉब्लम हो जाता, मेमोरी शॉर्टेज हो जाता। लेकिन यदि आप सपोज कीजिए कि 25 डाल दिए हैं साइज में और यूजर को 5 का ही ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे 20 ब्लॉक्स का क्या होता, वेस्टेज हो जाता। तो ये जो मेमोरी का वेस्टेज था या मेमोरी का शॉर्टेज था, ये प्रॉब्लम आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए दूर हो गया। तो ये अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ इंटीजर टाइप का पॉइंटर मैंने लिया है, इसीलिए इसको इंटीजर से कास्टिंग किया गया है और साइज ऑफ के अंदर इंट लिखा गया है।
यदि फ्लोट टाइप का कोई भी पॉइंटर रहे और आप फ्लोट टाइप का नंबर्स डाटा यूज करना चाहें तो उसके लिए आपको साइज ऑफ के अंदर फ्लोट लिखना है और यहाँ टाइप कास्टिंग के समय में भी फ्लोट लिखना है। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप के डाटा आइटम्स पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो, यदि ये ट्यूटोरियल आपके काम का लगा हो तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपस में जो दोस्त हैं उन लोगों तक पहुंचाएं। और मैं ये पहल करता रहूँगा। अगले क्लास में, अगले ट्यूटोरियल में मैं देखूंगा कि कैलॉक, रीअलॉक और फ्री कैसे यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप इंजॉय करिए, आप घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहिए, साबुन से हाथ जरूर धोइए। निश्चित रूप से आप कोरोना से बच के रहेंगे और मेरे ट्यूटोरियल्स को देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।